फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर और मैं हूं आमना। क्लास लास्ट टॉपिक में बेसिकली हमने बोहर्स पोस्टुलेट पढ़े थे अबाउट हाइड्रोजन एटम और उसमें हमने क्वांटाइज्ड एनर्जी ड्राइव की थी विच इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर। इसको हम लोग En से भी डिनोट कर सकते हैं। En इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर। अगर n हमारे पास 1 हो तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकलेगी विच इज़ इक्वल्स टू E1 एंड n की जगह 1 आ गया, 1 से डिवाइड हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा। अगर n इज इक्वल्स टू 2 होगा देन E2 इज इक्वल्स टू -13.6 EV ओवर n स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली जनरल इक्वेशन है जिससे हम लोग ये सारा डिड्यूस कर सकते हैं। हम लोग इसको मोर जनरल इस तरह लिख सकते हैं कि En इज इक्वल्स टू, देखें बेसिकली वेरिएशन तो n स्क्वायर में आ रही है। पहले में देखें E1 जो है वो बेसिकली उसी ऊपर वाली टर्म के इक्वल है। इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 ओवर n स्क्वायर। अगर हमने इसको मोर जनरल फॉर्म में लिखना है वेयर E1 इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड n इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे वहाँ तक ये जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, अगर एक एटम की बात की जाए, उसमें ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, इस तरह से ये थर्ड ऑर्बिट होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यहाँ पर पाए जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन होगा इस स्टेट के अंदर देन दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेट या ग्राउंड स्टेट। बेसिकली जैसे हमारे पास बिल्डिंग होती है ना, उसके अंदर सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है ना ग्राउंड फ्लोर, उसी तरह से एटम के अंदर सबसे न्यूक्लियस के पास वाला या सबसे नीचे वाला जो फ्लोर होगा दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट और वहाँ पर n की वैल्यू होगी 1। सिमिलर केस विद एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, जैसे ही हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी 3 होगी यानी कि मोर देन द ग्राउंड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट से जैसे ही हम ऊपर गए देन दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। जैसे कि देखें इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो पकड़ होगी वो न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन पर पकड़ होगी वो जो सबसे पास ऑर्बिट होगा उस पर सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, अगर इस ऑर्बिट की बात की जाए तो इस ऑर्बिट की जो हमारे पास स्ट्रेंथ है न्यूक्लियस की इस ऑर्बिट के ऊपर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस ऑर्बिट के, क्योंकि ये जो ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस से देखें ये फासला है थोड़ा सा लेकिन ये फासला है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस की पावर होगी वो फर्स्ट ऑर्बिट पर ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से ये फासला तो बहुत ज़्यादा है। तो जो लास्ट ऑर्बिट होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो होल्ड होगी वो इतनी ज़्यादा कम होगी कि वो हमारे पास उस स्टेट को हम कहते हैं कंडक्शन स्टेट। नेक्स्ट है एक्साइटेड स्टेट हो गया। नेक्स्ट है नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। नॉर्मल एक्साइटेड जैसे अब एटम की बात की जाए, जब तक ये वाला जो ऑर्बिट है ये वाला ऑर्बिट ख़त्म नहीं हो जाता, इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता। इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर यहाँ आ सकता है या ऊपर जा सकता है। यही दो रास्ते हैं ना कि यहाँ ऊपर चला गया या नीचे आ गया। बाहर तो नहीं ना जा सकता एटम से डायरेक्ट। हाँ ऐसा हो सकता है कि पहले यहाँ गया फिर यहाँ से बाहर गया, फिर वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट का हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकता। सो दैट्स वाई क्लास ये जो स्टेट होगा ना, इस स्टेट को हम बोलेंगे नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट और इसकी लाइफ टाइम होती है 10⁻⁸ सेकेंड। नेक्स्ट इज मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल होता है लेकिन पूरा स्टेबल नहीं होता, स्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा पास होता है। देखिए ये लाइफ टाइम है 10⁻⁸ जबकि इसका लाइफ टाइम है 10⁻⁻3। तो छोटा कौन सा होगा, ये वाला कि पावर माइनस में ये कुछ वैल्यू होगी 0.000 ये और ये होगी। तो अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली ये वाली। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में ज़्यादा जल्दी बाहर निकल जाएगा एज कम्पेयर टू दिस टाइम, देन दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वही होती है ना कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने ही वाला होता है देन दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। वाइल द स्टेबल स्टेट इज दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक नो ट्रांजिशन इट्स एट रेस्ट। तो दैट्स वाई क्लास ये मेटास्टेबल स्टेट। नेक्स्ट इट एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे एक्साइटेशन स्टेट है बिल्कुल उसी तरह से एक्साइटेशन एनर्जी भी है। अब एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में जो है वो जाने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए, जंप करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी स्टेट। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन स्टेट।
आयनाइजेशन स्टेट क्या होती है? बेसिकली ये वर्ड निकला है आयन से। आयन क्या होता है? द एटम हैविंग एनी चार्ज इज कॉल्ड आयन। अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि H पॉजिटिव ले लें तो ये होगा पॉजिटिव आयन। अगर नेगेटिव चार्ज हो या सिंह के C नेगेटिव ले लें, वो होगा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो क्लास वो स्टेट के जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास एटम है, वो बस ट्रांजिशन करने ही वाला होता है। एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का यहाँ क्या मतलब है? इन्फिनिटी का मतलब है लास्ट ऑर्बिट। सपोज एक एटम हमने लिया, उसके अंदर लास्ट ऑर्बिट ये है। अब जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा कम होगी। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके बाहर चला जाएगा। अब देखें ना, ग्रिप कम होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रिप है ही नहीं, ग्रिप होगी ज़रूर, लेकिन इतनी कम होगी कि उसको निगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन होगी ज़रूर। तो इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और वो स्टेट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बस जंप करने ही वाला होता है, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्टेट। नेक्स्ट इज क्वांटाइज्ड रेडियाई। अब क्वांटाइज्ड रेडियाई क्या होता है? जैसे हमारे पास बोहर ने पोस्टुलेट दिया था कि एनर्जी जो है वो हर शेल की क्वांटाइज्ड रहती है। क्वांटाइज्ड का मतलब है एक शेल है तो उसकी एनर्जी पूरे शेल की एक जितनी होगी, दूसरे में गए तो पूरे शेल की एक जितनी होगी। जैसे कि ये जो शेल है, ये जो हमारे पास ऑर्बिट है, इसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ इसी में रहेगी, लेकिन जो इसकी है वो इससे डिफरेंट भी होगी और इससे कम भी होगी, हो सकती है। क्योंकि क्लास देखो, जो E है वो N के साथ इन्वर्स रिलेटेड है। जैसे जैसे ऑर्बिट ज़्यादा होता जाएगा, E जो है वो कम होती जाएगी। जैसे E1 के लिए N तो 1 था, E2 के लिए हमारे पास डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यानी कि जो पहले शेल की एनर्जी उसको 4 टाइम्स डिवाइड कर दूँ, देन वो दूसरे शेल की होगी। फिर अगर मैं तीसरे में जाऊँगी तो उसको 9 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी। उसी तरह से जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, वैसे रेडियस भी क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि एक ऑर्बिट है, उसका जो रेडियस है वो उसी का, अब देखें ना, इस और ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट है, इसका एक रेडियस होगा। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर ही एक होगा, इससे बहुत पास पास भी बनाऊंगी तो वो रेडियस इससे डिफर ही होगा ना, इसके ऊपर थोड़ी ना कोई हमारे पास जो है वो सर्कल जनरेट कर लेंगे हम। तो E इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर ओवर 2Rn, लेकिन E की वैल्यू तो हमने ये निकाली हुई है क्वांटाइज्ड एनर्जी, दोनों को कंपेयर किया तो R की वैल्यू निकल आई। Rn इज इक्वल्स टू 53 पिकोमीटर n स्क्वायर। बेसिकली n क्या है? नंबर ऑफ शेल्स। जैसे हम लोगों ने En को लिखा था, En इज इक्वल्स टू E1 ओवर R n स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग R को लिख सकते हैं, Rn इज इक्वल्स टू R n स्क्वायर R1। ये देखें, ये इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि En is inversely 1 over n square while Rn is directly proportional to n square। मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हमारे पास n इंक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीज करेगी, लेकिन रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगी। ये तो फिगर से भी वेल नोन है ना, ये पहले का रेडियस कम, दूसरे का और ज़्यादा और तीसरे का और ज़्यादा होता जाएगा। आई होप आपको ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी इशू है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।